हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं और आपका इस सेशन में बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने पास इस क्लास में हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। चीज़ों को बहुत आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बात को आप नोट डाउन अपने कॉपी पे ज़रूर करेंगे। और हाँ, इस कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बात डेप्रिसिएशन में। देखो, बहुत सारी बातें हैं, पहले एक बात समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल। डेप्रिसिएशन है क्या भाई, किसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिशिएट की बात करें तो मतलब होता है उसका कम होना, और एप्रिशिएट की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। तो हमें तो यार डेप्रिसिएशन समझना है। अगर मैंने बोला कि आपके फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह हैं, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी है ना, और भी कई तरह के फिक्स एसेट्स है, लाइक फर्नीचर होता है दुकान वगैरह में, बिल्कुल होता है। तो देखो, ये मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इनका क्या होता है, एक समय के बाद विद अ कांस्टेंट यूज वैल्यू इनका कम होते रहता है। होता है कम, ये बात तो मानते हो। कम होने का क्या मतलब है, जैसे सपोज कि आपने 1,00,000 रुपये में मशीन अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाया था, और आप मान के चलते कि ये जो 1,00,000 रुपये का मशीन है, ये आपको लगता है कि 5 ईयर्स चलेगा। कितना चलेगा? 5 ईयर्स चलेगा। तो आपने इस आज एक डेट मान लेते हैं, उस डेट को ये मशीन परचेज़ किया सपोज 1,00,000 रुपये में, अगर ठीक है। सपोज ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, कौन सा समय मान लेते हैं इसको, जैसे सपोज कि 1/4/2015 है, मशीन खरीदा इस डेट को, 1 साल बीतेगा, आ जाएगा डेट 31/3/16, फिर 1/4 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 साल ख़त्म होगा तो कितना आ जाएगा 31/3/2017, फिर 1 साल जाएगा तो कितना हो जाएगा 31/3/18, फिर 1 साल जाएगा तो 31/3/2019। तो गिनो कितना हुआ, 1 साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और एक मान लो 31/3/2020। देखता हूँ स्क्रीन में कवर हो रहा है कि नहीं, अंत तक चेक कर लेता हूँ, हो रहा है। देखो, तो मैंने क्या बताया अभी कि आपने जो ये मशीन लिया 1,00,000 रुपये का, आपने इंस्टॉल कराया फैक्ट्री में, तो हुआ क्या कि आप सोच लिए, एस्टिमेशन है आपके पास कि मशीन लगता है आपको कि 1 2 3 4 5 साल तक चल जाएगा। उसके बाद हो सकता है मशीन का वैल्यू 0 हो जाए, मशीन बेकार हो जाए। वैल्यू होने का मतलब 0 क्या, कि मशीन बेकार हो जाए, यूज लायक ना रहे, तो मशीन को हटाकर फिर से नया मशीन खरीदना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ ये जो है, यहाँ। अच्छा, एक डेट का बता दूँ मैं, डेट मेंशन कर दूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 31/3/16, इस डेट को डेप्रिसिएशन निकाला करते हैं। जस्ट इसके एक दिन के बाद 1/4/2016 स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर कहाँ से कहाँ चला, 1/4/2016 से 31/3/17, फिर 1/4/2017 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक दिन के जस्ट बाद, और ये कहाँ तक जाएगा 31/3/18, फिर जस्ट एक दिन के बाद 1/4/18 स्टार्ट हो जाएगा, फिर कहाँ तक जाएगा 31/3/19, फिर एक दिन के बाद 1/4/19 स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर का, और जाए कहाँ पे एंड होगा ये 31/3/20। तो आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। अब ये मशीन यहाँ तक यूज करते 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 यहाँ पे आपको लग रहा है कि मशीन बेकार हो जाएगा, यूज लायक नहीं बचेगा। तो एक बात बताओ, इस एंडिंग डेट को यहाँ पर 5 साल के बाद फंड इस मशीन को फिर से खरीदने के लिए कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है। और आप बोलेंगे ये फंड तो हम अपने बिजनेस में से निकाल लेंगे, 1,00,000 रुपया निकाल लो, अच्छी बात है। बट अगर आपके बिजनेस में से आप एक ही बार बहुत बड़ा अमाउंट निकालते हैं, तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को बहुत लंबे अमाउंट से अफेक्ट करता है, जो कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के बेसिस पे सही नहीं है। क्योंकि बिजनेस में एक ही काम तो नहीं है, ऑलवेज बहुत सारे खर्चे हैं, मेंटेनेंस खर्चा से लेकर सैलरी है ना, आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो हर एक खर्चा हर एक दिन है, हर मंथ है, हर साल है। तो ये नहीं बोल सकते कि जब मशीन का 5 साल के एंड में बेकार हो गया, वैल्यू 0 हो गया, तो उसको हम हटाकर बिजनेस में से 1,00,000 रुपये एक ही बार निकाल कर मशीन खरीद लेंगे। तो एक ही बार अमाउंट ना निकालना पड़े,
हर साल कुछ कुछ अमाउंट हम जमा कर लें, ज़्यादा बेटर नहीं लगता है? बिल्कुल बेटर लगता है। तो हर साल कैसे अमाउंट जमा किया जा सकता है, फंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है, ताकि जब ये मशीन का वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगा या कुछ ही बचेगा, कहने का मतलब यूज़ लायक नहीं बचेगा, तो उस मशीन को हटा देंगे और जो हमने हर साल कुछ अमाउंट जमा किया होगा, एक फ़ंड बनाया होगा, उस पैसे को यूज़ कर लेंगे मशीन को रिप्लेस करने में, और 5-10,000 20,000 रुपये और चाहिए होगा कुछ लेटेस्ट मशीन लेने में, तो वो हम बिज़नेस से निकाल सकते हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है, कोई एक फ़ंड जमा होना चाहिए मशीन के नाम पे, है ना, कि चलो ये मशीन को रिप्लेस करने के लिए ये फ़ंड हम यूज़ करेंगे। तो यही बात है, इस फंड को जमा कैसे किया जाएगा? मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाकर, चार्ज कर कर, डेप्रिसिएशन लगाकर। अब कैसे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, क्या है? तो एक ये भी एक एस्टिमेशन था कि 5 साल आप मान रहे हैं मशीन चलेगा, और एक एस्टिमेशन मान लीजिए आप कि आपने माना कि हर साल आपके मशीन का वैल्यू क्या होगा, 20-20 हज़ार रुपया कम होगा। ये आपने माना, यहाँ 20,000 कम होगा, यहाँ 20,000 कम होगा, यहाँ 20,000 से कम हो जाएगा, इस साल में भी 20,000 से कम हो जाएगा, और इस साल में भी 20,000 से कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मशीन 1,00,000 रुपये का है, इस साल में 20,000 का आपके नज़र में कम होता है, तो यहाँ पे मशीन का वैल्यू कितना बचेगा, 80,000। ठीक, मतलब 1/4/2016 को मशीन का वैल्यू आपके पास कितना है, 80,000 का है। फिर से इस साल 20,000 से कम हो जाएगा, तो इस डेट को मशीन का वैल्यू कितना बचेगा, फिर से 60,000 बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर से इस साल मशीन 20,000 का फिर से कम हो गया, तो 60 में फिर से 20 माइनस करोगे, तो इस साल मशीन कितने का बच गया, 40 का बच गया। फिर से यहाँ पे 20,000 रुपये कम होगा, तो 40 में 20 माइनस करोगे, तो मशीन कितने का बचेगा, 20,000 का। और फिर इस साल 20,000 रुपये और लगा डेप्रिसिएशन उस पर, तो 20 में 20 माइनस कर दिए, तो मशीन आपकी नज़र में लगभग यूज़ लायक भी नहीं बचा है, इसलिए आप बोलते हैं मशीन का वैल्यू ज़ीरो हो गया है। तो देखो, ये जो रुपए हैं चार्ज कर रहे हैं, ये 20 20 20 20 20, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस चीज़ को मैं फाइनल अकाउंट से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। आप फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उसमें इसको ट्रीटमेंट दिखाते हैं किस तरीके से, इसको एक बार जरा सा देख लीजिए। क्या होता है कि बिजनेस में पहले तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो फिर बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में PL अकाउंट, P&L अकाउंट, है ना। इस साइड सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, इस साइड रेवेन्यू, सेल्स वगैरह, इनकम वगैरह दिखते हैं। तो देखो, बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ होंगे, सैलरी वगैरह का है, वेजेस वगैरह का है, इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह का है, सबका है। हर चीज़ के रिगार्डिंग कैश का पेमेंट बिजनेसमैन करता है आउटसाइडर्स को, इसलिए वो खर्च में दिखाता है। बट ये डेप्रिसिएशन का जो पैसा है, ये 20-20 हज़ार रुपया जो अमाउंट है, 20-20-20, ये हम मान जरूर रहे हैं, बट ये अमाउंट किसी को हम पे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अपने अकाउंट्स में हम दिखाएंगे अगर खर्च को, तो मैंने बोला मान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ प्रॉफिट निकल कर आया होगा, है ना। उस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पहले यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रॉफिट में से बहुत सारे खर्चे माइनस किए जाएंगे, तो यहाँ निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो सपोज मान लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आया होगा, वो मान लेते हैं 2 लाख। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ माइनस करने होंगे, तो मान लेते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस, कुछ है, इंटरेस्ट का पेमेंट है, कुछ भी है, बट उसमें से डेप्रिसिएशन भी है इस साल का 1/4/15 से लेके 31/3/16 का, इस फाइनेंशियल का, जो कि 20,000 रुपया है। तो अगर जैसे ही 20,000 रुपये यहाँ दिखाया, जस्ट सपोज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का ही खर्च हम दिखा रहे हैं और किसी खर्च को भी नहीं मान रहे कि और भी कोई खर्च है, तो बोलो 2 लाख में से 20,000 को हटा दो, तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, यहाँ जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात। तो टोटलिंग करके बैलेंसिंग आप कर दोगे कि टोटल हो गया 2 लाख, टोटल यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ, आपने खर्चा में दिखाया जरूर है 20,000 रुपया, बट क्या ये रुपए आपने किसी को पेमेंट किए हैं, नहीं किए। इसका मतलब खर्चा में लिख दिया गया है और बिजनेस के प्रॉफिट में से 20,000 रुपया को साइड करके रख दिया गया डेप्रिसिएशन फंड के नाम का, ठीक बात है। इसी तरह अगर 5 साल आप करते हैं अपने बिजनेस में, तो 5 साल में डेप्रिसिएशन के नाम का कितना फंड आपके पास जमा हो गया, 1 लाख रुपया, 20 करके, ठीक बात है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, याद रखना इस बात को। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। पूछा जा सकता है आपसे, नॉन कैश का मतलब क्या है, ये खर्च तो जरूर है
बट इसके रिगार्डिंग हम कैश किसी को दे नहीं रहे हैं, ये 20-20 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं किसी को दे नहीं रहे हैं, एक्सपेंस में बस दिखा दिया है और उसको बिजनेस के प्रॉफिट में से साइड करके रख दिया है डेप्रिसिएशन के फंड के नाम का। जिस तरह की आपके पापा मम्मी आपके एजुकेशन फंड के लिए कि हमारे बच्चे 5 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो हर साल सैलरी में से या बिजनेस है तो प्रॉफिट में से सपोज हर महीने या हर साल ही मान लो, चाहे इस हिसाब से चलते हैं तो आप हर साल मान के चलो कि हर साल क्या कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपया साइड करके सपोज रख रहे हैं। तो साइड करके रखा तो खर्चा तो उस समय में गिनाएगा वो, बट उस खर्च को किसी को हमने, आपके पापा या मम्मी ने पे नहीं किया आउटसाइडर को किसी को, तो साइड कर रहे हैं सिर्फ। तो फंड जमा होगा ना 5 साल में 5 लाख रुपए, फिर जब समय आएगा तब उस फंड को यूज किया जाएगा। इन द सेम वे ये जो 20-20 हज़ार रुपया 5 साल तक दिखाएंगे, जमा जब हो जाएगा और जब मशीन यूज लायक नहीं बचेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो उसे 1 लाख रुपए का फंड यूज किया जाएगा टू रिप्लेस दैट पार्टिकुलर मशीन। आई होप इतना कंसेप्ट तो बात आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने मीनिंग समझ लिया, तो डिफाइन तो देखो आपके बुक में दे रखा है, फिर भी बोलूँ तो ग्रेजुअली जो मशीन के या फिक्स एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है विद अ कांस्टेंट यूज, है ना, विद अ कांस्टेंट यूज, उसी चीज को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलो कॉजेज क्या क्या है इसको याद रखना। सबसे पहला कांस्टेंट यूज, फिक्स एसेट्स को या कोई भी और तरह का मशीन वगैरह है आपके प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर वगैरह, उसको कॉन्स्टेंटली यूज करने से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वियर एंड टीयर, है ना, कम होता है उसका वैल्यू, कम तभी होगा जब उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो तो वो पुराना होता जाता है। तो पहला कॉस्टली है कांस्टेंट यूज। दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम, बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, यूज लाइक नहीं बचता है, तो वहां भी समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, तो डेप्रिशिएट हो रहा है। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस में क्या होता है, या इस चीज को बोलते हैं ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, ठीक है। आपके पास आपके फैक्ट्री में जो मशीन लगा हुआ है वो किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ना, उसी टाइप का मशीन का मार्केट में एक लेटेस्ट मॉडल आ गया विद अपग्रेडेड वर्जन जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है ना, और कुछ थोड़ा सा खाली ज़्यादा कॉस्ट है। सपोज कि आपने अपने मशीन को इंस्टॉल किया था 1 लाख रुपए में और लेटेस्ट वर्जन आ गया सपोज 1,10,000 या 1,20,000 रुपये में, तो ऑटोमेटिक नए वर्जन आने की वजह से, लेटेस्ट वर्जन आने की वजह से क्या हुआ, आपका मशीन आपके कॉम्पिटिटर के नज़र में और आपके नज़र में क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली जो नया मशीन मार्केट में आया है वो विद इन द सेम टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जबकि आपका मशीन कम प्रोडक्शन करेगा। तो आप अपने नज़र में सही चल रहे थे, बट नए मशीन आने से आपकी वैल्यू कम लग रही है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि मशीन डेप्रिशिएट कर गया है, तो दैट इज ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। जैसे कि फ़ोन यूज करते हैं, आप किसी वर्जन का फ़ोन यूज कर रहे हो, एनी कंपनी, ठीक है, वीवो मानो, ओप्पो मानो, जो मानना आप मान लीजिए, रियलमी मानो, ठीक, और मार्केट में क्या हुआ, उसी ब्रांड का कोई नया वर्जन आ गया, उसी मॉडल में एक अपग्रेडेशन आ गया, तो आपका मोबाइल क्या होगा, उस फ़ोन के सामने डिग्रेड कर गया, मतलब लग रहा है कि उसका वैल्यू कम हो गया है ना। तो बिजनेस में तो कॉम्पीट करने के लिए फिर आपको क्या करना होता है, एक नया मशीन खरीदना होता है उससे, क्योंकि मार्केट में क्या करना, आपको कॉम्पीट करना होता है। तो चलो ठीक है, ऑब्सोलेशन समझ में आ गया। एक्सीडेंट, कभी कभी मशीन्स का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत रीजन हो सकता है, रीजन कैन बी एनी। एक्सीडेंट हो गया तो मतलब मशीन खत्म हो गया या लगभग खत्म हो चुका है ना, तो वहाँ भी मशीन की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। डिप्लीशन, डिप्लीशन में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ऑयल माइंस, है ना, और क्या है, जो एक्सट्रैक्ट करके अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पल ऑक्साइड्स और क्या है, बॉक्साइड्स, स्टील के लिए। तो ये सब जो ऑयल माइंस है और ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, डिप्लीशन आता है एक समय के साथ। तो अगर उस काइंड का कोई बिजनेस है और आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो डिप्लीट होता है, कम होते जाता है। तो वहाँ पे जो आपका एरिया है, उस पर जो आपका वही तो फिक्स एसेट्स है ना, जिस एरिया में आप माइनिंग कर रहे हो, है ना, तो वो जो फिक्स एसेट्स है वो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे उसके नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती जाती है, तो वो भी एक डेप्रिसिएशन का रीजन हो सकता है उस काइंड ऑफ वर्क में। परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, देखिए
क्या मतलब है? परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब ये है कि कभी कभी परमानेंटली एक किसी फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम हो गया है, बहुत रेयरली होता है ये, ठीक है, बट एक पॉइंट तो समझना है। तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, अब आपके मशीन का जो वैल्यू था वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में हर एक चीज़ का दाम, उस पार्टिकुलर मशीन का दाम जब कम हो गया है तो आपको ही मान के चलना पड़ेगा कि मेरा भी कम हो गया उतने से। तो यहाँ भी मशीन क्या कर रहा है, फिक्स एसेट्स क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स में क्या होता है, सपोज मान लो आपने लीज पर 20 साल के लिए बिजनेस करने के लिए, सपोज होटल बिजनेस के लिए होटल लिया था, ठीक है, तो 20 साल तक आपके लिए एक तरह के फिक्स एसेट्स की तरह वो काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको अर्न करके देगा 20 साल तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 20 ईयर्स आपके लीगल राइट्स जो प्रॉपर्टी पे, होटल पे राइट्स, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो आपको ये कॉजेज याद रखने, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि किस किस फैक्टर्स पे डेप्रिसिएशन जो आप निकालोगे, किस किस फैक्टर्स पे वो चीज़ डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, किसी भी मशीन पे कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन। तो इस पार्ट को मैं आप नोट डाउन कर लोगे, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ बनाया था, इसको नोट डाउन कर लो, एक दो बार देखो, नहीं समझ में आएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फैक्टर्स ऑन विच डेप्रिसिएशन अमाउंट डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, किसी भी मशीन पे कितना लगेगा, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। पहला बोला टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या मतलब है, तीन चीज़ पे कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है मशीन का, है ना, किस चीज़ का, मशीन का। इस मशीन के कॉस्ट में टोटल जो लिखा है, देखो दो चीज़ आ सकता है, सपोज मशीन था 80,000 रुपये का एक्चुअल, और कैरेज वगैरह लग गया उसमें, कैरेज मतलब भाड़ा, मशीन को इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगता है, तो वो सब लग गया मिला के सपोज 20,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो मशीन का आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट पहले तो पता हो गया। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जैसे कि जस्ट जो मैंने इरेज किया है उसमें माना था हमने कि एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है सपोज, और एक हो सकता है स्क्रैप वैल्यू। तो अभी मानता हूँ सपोज अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, 1,00,000 रुपया पे मशीन का 1,00,000 है, मानते हैं दाम, 1,00,000 पे 5 साल तक ये मशीन चलेगा, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, 20,000 निकल के आएगा। ठीक बात है, अगर सिर्फ कॉस्ट और एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है तो। अगर आप मान लो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू मतलब ये होता है अगर मशीन 1,00,000 रुपये का था, 5 साल के बाद मार्केट में कचरे के भाव में, रद्दी भाव में बोलते हैं ना, 10 या 20,000 रुपये में सेल हो जाएगा, तो सेल कॉस्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो क्या बोलेंगे, 1,00,000, अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ सपोज 20,000, तो पहले मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट से 20,000 रुपया तो पहले माइनस कर देना, और एस्टिमेटेड लाइफ अगर 5 साल है तो 5 से डिवाइड दे देना। तो 1,00,000 माइनस 20,000 कितना हो गया, 80,000 बाई 5, तो 16 × 85 16,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डिपेंड किया ना कि कॉस्ट क्या है, उस पर डिपेंड किया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, और स्क्रैप वैल्यू क्या है। एस्टिमेटेड लाइफ अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, सपोज 1,00,000 रुपये का मशीन है, एस्टिमेटेड लाइफ मैंने 10 ईयर्स बोल दिया, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 निकल के आएगा। जबकि जब 5 साल माना था तो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये आ रहा था, है ना। बड़ा ही अच्छा बात है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। एक तो ये तरीका हुआ डेप्रिसिएशन निकालने का, तो यहाँ से फॉर्मूला ही बन जाता है कि डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, नोट डाउन कर लेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है वो माइनस जो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है वो स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसको फिर से लिख दो, बड़ा ही गंदा लिखा गया है। ठीक, कॉस्ट में ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन लेते हैं, कोई भी कैरेज वगैरह खर्चा लगा है, मतलब सोचो मशीन को फैक्ट्री तक लाने में भाड़ा वगैरह लगेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग सकता है, और भी कई तरह का मशीन को पुट टू यूज तक जो भी खर्च लग रहा है, यूज करने लायक तक बनाने के लिए जो खर्च लग रहा है, हर वो खर्च मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे, उसके बाद ही उस पर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें जो पढ़ना है बेसिकली दो मेथड पढ़ना है, एक है SLM मेथड, दूसरा WDB। SLM मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा इसका नाम है एक तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड,
और फिर नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तीनों ही नाम आपको याद होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक परसेंटेज दिया होगा, उस पर निकाल सकते हो, और एक फार्मूला। तो फार्मूला वो होगा जो मैंने यहाँ भी बताया है, ये वाला है डेप्रिसिएशन निकालने का। और परसेंटेज में क्या होगा, जैसे कि फिर से मान लो कि 1 लाख रुपए का अगर मशीन है, आपको दिया होगा डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन का रेट मतलब परसेंटेज, सपोज 10% हो सकता है या 20% या जो भी 5% है, 15% है, जो भी दिया होगा। तो जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ तो कॉस्ट ऑफ मशीन पे परसेंटेज आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब परसेंटेज नहीं दिया हुआ तब फॉर्मूला आपको लगाना है, ये वाला, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब समझो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है, उसके बाद मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चलूँगा कि जर्नल क्या हमें समझना है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं कि भाई अगर आपने इसको थोड़ा सा और जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपने एक मशीन लिया है 1 लाख रुपए का, टोटल कॉस्ट है, इसको ऐसे मान लो कि 80,000 रुपये सपोज मशीन का कॉस्ट था, प्लस कैरेज वगैरह इंस्टॉलेशन मिला के 20,000 रुपये लगा, तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपये यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, और बोला गया क्वेश्चन में आपको कि SLM मेथड के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सिंपल सा, और सपोज डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ जो कि 10% है, इसका दूसरा नाम और भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और बोला गया 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल तक बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा, और मैंने क्या बोला इसका नाम दूसरा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसका नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, है ना। तो होगा क्या है इसमें कि हर साल डेप्रिसिएशन जो निकलेगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट्स पे निकलेगा। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1 लाख का 10%, 10,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, फिर से 10,000, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पे ही हमेशा 10% निकलेगा। फोर्थ ईयर में भी क्या हो जाएगा, 1 लाख का 10%, 10,000 आ जाएगा। तो 5 साल तक बात करेंगे, तो 5 साल में फिफ्थ ईयर में भी क्या हुआ, 1 लाख का 10%, 10,000। तो 5 साल में डेप्रिसिएशन का फंड कितना जमा होकर रखा गया, इतना जमा होकर रखा गया, सिंपल। तो इस डेट को मशीन की वैल्यू क्या बचेगी, 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दोगे तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मशीन का वैल्यू कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर साल वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और मशीन जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे निकलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये तो परसेंटेज मेथड हो गया, और फार्मूला पे भी मैंने आपको समझा दिया है। फार्मूला में भी क्या होगा, जो भी वैल्यू निकल के आ रहा होगा फार्मूला अप्लाई करने के बाद भी वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल होगा। आपको बार बार कैलकुलेट करने की, बार बार हर साल में फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं WDV मेथड पे, इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोला, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी क्या हुआ था, मैं इस चीज़ को फिर से एक चीज़ बताऊँ। फर्स्ट ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन लगा होगा मशीन पे 10,000 रुपये का, तो मशीन का वैल्यू 1 लाख में 10,000 माइनस करने के बाद कितना बचा होगा, 90,000 बचा होगा, है ना। ठीक बात। सेकेंड ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन 10,000 लग गया होगा, तो 90 में फिर से 10 माइनस करने पे कितना बचा होगा मशीन का वैल्यू, 80,000 बचा होगा। थर्ड ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन 10,000 लग गया होगा, तो फिर इसमें से ये माइनस करने के बाद मशीन का वैल्यू कितना बच गया होगा, 70,000 बच गया होगा। ये निकल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, चलो बात को ध्यान रखना, जो बार बार मैं बात बता रहा हूँ। फिर 70 में से 10 कितना बचेगा, 60 बचेगा। फिर 60 में से 10 चला गया, कितना बचेगा। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मशीन का वैल्यू बचेगा 50,000 रुपया, जो मैंने पहले भी यहाँ बताया था कि 5 साल में 50,000 लगा, यहाँ पे 50,000 आ गया। तो मशीन का वैल्यू देख रहे हो अब हर साल, पहला साल 10 से कम हुआ तो 90, फिर 10 से कम हुआ तो 80, फिर 10 से कम हुआ तो मशीन का एक कांस्टेंट डिफरेंस से कम होते जा रहा है, ये हमें दिख रहा है, 10-10 का कम होते जा रहा है। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, और दूसरी बात ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट है। इस दोनों बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब समझते हैं यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है। यहाँ पे तो हो रहा था हर साल 1 लाख पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो रहा था,
रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, जब पहले साल मशीन का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो नेक्स्ट ईयर का बचे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, रिटन डाउन वैल्यू में क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा, एग्जांपल ले लेते हैं कि माना टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है सपोज 10,000 रुपया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो भी माना 10%। मैंने बोला बताओ 4 साल तक का डेप्रिसिएशन और हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन का मुझे अमाउंट भी बताओ और हर साल के एंड में मशीन का वैल्यू भी बताओ। और मैंने बोला ये स्टार्ट हो रहा है 1/4/2015 से, ठीक है, तो 1/4/2015 से स्टार्ट हो रहा है, 4 साल तक जाना है, तो क्या होगा, देखो इसको समझा देता हूँ, कहाँ से कहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ, 1/4 से लेके, तो 1 साल बीता, फिर स्टार्ट कब होगा, 1/4/16 से लेके 31/3/17, है ना, फिर 1/4/17 को स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, 31/3/18, 1 साल 2 साल 3 साल, 1/4/18 खत्म होगा फाइनेंशियल कब, 31/3/19 को, तो 4 साल को जो बोला गया यहाँ पे एंड होगा। और डेप्रिसिएशन हर साल एंड में लगता है मशीन के वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन एंड में लगता है, एंड में लगता है, एंड में लगता है। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो 10,000 रुपये पे 10% अगर लगाया गया होगा तो कितना निकल के आएगा डेप्रिसिएशन, ये गया 1,000 रुपये लगा एंड में, है ना। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मशीन का वैल्यू कितना बचेगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पे 10,000 माइनस 1,000, तो कितना बच जाएगा, 9,000, ठीक है। ये WDV मेथड से हम चल रहे हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो वो होगा 9,000 रुपये पे 10% के हिसाब से, तो सेकेंड ईयर के एंड में 9,000 पे 10% निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 900। तो सेकेंड ईयर के एंड में जब 9,000 का डेप्रिसिएशन लगा और उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दे 900, तो कितना बचेगा मशीन का वैल्यू, 8,100 बचेगा, ठीक है बात, ठीक है बात। अब 8,100 पे लगेगा डेप्रिसिएशन कब, इस साल के एंड में, यानी कि 8,100 रुपये का 10%, ये चला गया, ये चला गया, तो 810, यानी कि इस साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा इतना रुपया और मशीन का वैल्यू जो बचेगा आपके पास वो कितना बचेगा, 8,100 में से आप बोलोगे 810 रुपया माइनस कर दो, तो 8,100 में से 810 रुपया माइनस कर दो, 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ बचा 7, तो बच रहा है यहाँ पे 7290 इस साल के एंड में मशीन का वैल्यू, ठीक है। फिर जब इस साल के एंड में लगेगा फिर से डेप्रिसिएशन, तो इस पे लगेगा, यानी कि 7290 का 10%, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना आ रहा है, 729, यानी कि इस साल के एंड में मशीन का वैल्यू बचेगा कितना डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, तो आप बोलेंगे 7290 में आप माइनस करेंगे 729, तो 7290 में माइनस कर दो 729, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया 6, तो मशीन का वैल्यू बचा कितना, 6561। तो देखो WDV मेथड में क्या हो रहा है, एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज हो रहा है, पहले साल के एंड में 1,000, सेकेंड ईयर में 900 रुपया, थर्ड ईयर में 810 और फोर्थ ईयर में 729, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो WDV मेथड में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो मशीन का वैल्यू हर साल के एंड में बच रहा है, पहले बचा 9,000 रुपया, फिर बचा 8,100 रुपया, फिर बचा 7,290 रुपये, फिर बचा 6561 6561 रुपया। तो यहाँ पे मशीन का भी वैल्यू देखोगे कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज नहीं कर रहा है, जबकि SLM में क्या हो रहा था, 10-10 हज़ार रुपये से कम हो रहा था आपका मशीन का वैल्यू, बट यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट से भी कम नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट नहीं, यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रहा है। और डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जा रहा है। कम क्यों होते जा रहा है, क्योंकि इस मेथड में रिड्यूस्ड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड
या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब डिमिनिशिंग का मतलब ये हो गया कि जब एक साल के एंड में मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा तो जो डिमिनिश्ड कम हुआ हुआ वैल्यू बचा है अब उस पर डेप्रिसिएशन लगाना अगले साल। फिर से जो डिमिनिश वैल्यू होकर आया होगा मशीन का फिर से उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसलिए इसका नाम भी पड़ा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से सारी बात को। अब हम चल रहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, है ना। हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा फुल, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट जैसा बना रखा है यहाँ पे, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। एसेट्स, देखो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखना, बातों को तो समझ गए कि SLM WDV कैसे क्या कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह। जब मैंने क्या लिखा है, एसेट्स आएगा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर एसेट्स सोल्ड हो सकता है, वो हो सकता है प्रॉफिट पे या लॉस पे। तो सबसे पहला एंट्री जब अगर एसेट्स आएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पैसा थोड़ी आ रहा है यहाँ तो एसेट्स आ रहा है ना, तो आप बोलेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और पैसा तो बाहर जा रहा है आपके पास से, तो आप क्या बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। ये बहुत लाइट चल रहा है ना, मैं चेंज कर लेता हूँ इसे। तो हो गया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी वजह से मशीन का वैल्यू कम होता है, और डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन अगर मशीन पे लग रहा है जब, तो एंट्री क्या होगा, मशीन का वैल्यू कम होगा तो मशीन को करेंगे डेबिट, या मैंने मशीन बोला यहाँ पे या मशीनरी बोल रहा हूँ, मतलब कहने का है फिक्स एसेट्स को हमेशा किया जाएगा डेबिट। तो आप बोलेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट, इसको मैं और कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन का जो एंट्री होगा क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे हम फिक्स एसेट को डेबिट नहीं करते हैं, हम खर्च को डेबिट करते हैं। और मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मशीनरी लिख दो अगर नाम है तो, नहीं तो आप फिक्स एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या हुआ, मशीन आने का। दूसरा एंट्री क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगने का। अब देखो यहाँ के एग्जांपल्स फिर से ले लेता हूँ। मान लीजिए जस्ट सपोज कि 1 लाख रुपए का मशीन था, उस पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद 20,000 का मशीन बचा, सपोज 80,000 रुपये का, ठीक है। तो मशीन तो 80,000 रुपये का है। अब 80,000 रुपये का मशीन अगर 90 में बिक जाए, सपोज मार्केट में सेल हो जाए 90,000 रुपये में, तो एंट्री क्या होगा। या फिर 90 में नहीं बिक के एक केस मान लो कि 70 में बिक जाए, तो एंट्री क्या होगा। 80 का चीज़ 90 में बिक रहा है तो फ़ायदा लग रहा है यहाँ पे, और ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको बिजनेस प्रॉफिट पे नहीं मानते। 80 का चीज़ 70 में बिक जाए तो क्या एंट्री होगा। इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेंगे। देखो अगर प्रॉफिट पे सेल हो गया, मतलब कि 80 का चीज़, है ना, कैसे 80, 90 में 1 लाख रुपये में 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया तो 80 का बचा, ये सेल हो रहा है मार्केट में 90,000 में। जब ऐसा होगा तो एंट्री क्या होगा, अगर फिक्स एसेट्स है, नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा, तो आप लिखो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर जिस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी के पास एसेट से बाहर गया है, तो कंपनीज के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं लिखे, क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और अगर कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट के केस में ये एंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 80 का जो बचा हुआ एसेट्स था वो सपोज 70 में सेल हो गया, है ना। अच्छा, और ये प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ कितना दिखा देंगे, जो मशीन बेच कर आया है वो आया है भाई 10,000 रुपये का। अगर नुकसान हो जाता, मतलब कि 80 का चीज़ आप 70 में सेल कर रहे हैं, तब तो नुकसान हो रहा है ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर कंपनी है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, क्या लिखेंगे फिर, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, कितने का नुकसान? 10,000 का लग रहा है तो 10,000 का कर दो। एक बात तो ये हो गया, ये तो प्रॉफिट लॉस का हो गया। लेकिन जब मशीन सोल्ड हुआ होगा, जब मशीन सोल्ड हुआ होगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बाहर चला गया होगा, टू एफ ए, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में पहले केस में 90,000 रुपया आ रहा है तो आप यहाँ 90,000 लिख सकते हो। 80 का चीज़ अब 90 में सोल्ड हुआ, है ना। बट अगर 70 में सेल हुआ तो 90 नहीं लिख के क्या लिख दोगे? 70,000 70,000, जैसा अमाउंट है बस पुट कर देना। 90 में सेल हुआ तो 90 90, 70 में सेल हुआ है तो 70 70, ये ऑब्लिक लिखा है मैंने। ठीक, तो हमने लगभग जो फंडामेंटल से डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग उस चीज़ को समझ लिया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, तभी आप आगे वाले क्लासेस को अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, एक मैं एंट्री का मूवमेंट भी समझा देता हूँ यहाँ पे, कि लेजर में आप मूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाओगे, उसको समझा देता हूँ। क्योंकि आप 11th में मैं हर बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, तो हो सकता है किसी बच्चों को लेजर का मूवमेंट समझ में ना आए। तो एंट्री के बेसिस पे क्या होगा, देखो, जब डेप्रिसिएशन लगा मशीन पे तो क्या एंट्री हुआ है? डेप्रिसिएशन टू मशीन हुआ है ना। फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप बोलते क्या है? डेप्रिसिएशन टू, सपोज मशीन है तो मशीन अकाउंट, यही बोलते हैं ना। सपोज डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 5,000 रुपये का, ठीक। और आपको बोला गया डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ, क्या बनाओ? डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, है ना। तो बनाना तो पड़ेगा भाई, जब बोला गया है तो। यहाँ डेट दे देंगे और इस कॉलम को फिर से पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। देखो क्या है एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो आपने लेजर में पढ़ा है और बेसिक्स अकाउंट्स में सीखा है। क्या सीखा है? कि जो एंट्री है वो तो ठीक है, लेजर किस चीज़ का बनाना है? डेप्रिसिएशन का। तो अपने बुक में अपना नाम जाता नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन में कहीं डेप्रिसिएशन लिखाएगा नहीं, तो क्या लिखाएगा? यानी कि डेप्रिसिएशन खत्म हो गया तो क्या होता है? टू, ये होता है टू, ये होता है बाई, तो आप क्या लिखेंगे? टू मशीन लिखेंगे। एक बात तो ये हो गया तरीका समझने का। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। एंट्री में डेबिट में क्या है? डेप्रिसिएशन, और लेजर भी किस चीज़ का बनाना है? डेप्रिसिएशन का ही बनाना है। तो जो एंट्री है और जिस चीज़ का सपोज आपको इसमें से बोला गया डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट है ना, तो डेप्रिसिएशन के लेजर में मशीन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जितने भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट आएंगे, 1 2 3 4 5 एंट्रीज, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, इस तरह से यहाँ ट्रांसफर होते जाएगा। तो हालांकि कमिंग क्लासेस में हम अच्छे क्वेश्चन के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। एक मैंने मूवमेंट समझा दिया, ठीक है। दूसरी तरफ आपको बोला गया सपोज मशीन का लेजर बनाने को कहा गया, तो मशीन का लेजर बनाने से पहले आपने मशीन तो परचेज किया होगा ना, तो आपके पास मशीन आया होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही बोलोगे। और आपको बोला गया मशीन का लेजर बनाने को कहा गया, ठीक है। तो भाई मशीन का लेजर बनाने को बोला जा रहा है, तो फिर से आप वही काम जो हर जगह अप्लाई होगा लेजर के कॉन्सेप्ट में, कि देख लो एंट्री को, मशीन टू बैंक है, मशीन यहाँ डेबिट है और आपको मशीन का लेजर बनाने को बोला जा रहा है, यानी कि इस लेजर में भी मशीन डेबिट होगा बट मशीन के नाम से नहीं होगा। तो बोलेंगे मशीन टू बैंक, मशीन मशीन खत्म, टू साइड बचा, तो टू साइड में क्या लिखोगे? टू बैंक लिखोगे, जो भी अमाउंट होगा हमारा यहाँ लिख देना है। तो मेरा ये एंट्रीज को बताने का मोटिव यही था कि आप लेजर को रटे ना बिल्कुल भी, कि हाँ इस तरह से डेबिट है तो ये है तो इस तरह से इधर जाएगा, ये है तो इस तरह से इधर जाएगा, कुछ ऐसा ना समझे। रटने वाला कोई सीन यहाँ पे है नहीं इस क्लास में। तो आप क्या करेंगे? एंट्रीज को समझ जाओ, लेजर जिस चीज़ का बोला जाएगा आपको आपके एग्जाम में आप बना लेंगे, है ना। तो कंसेप्ट को डेवलप करें, चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद हर एक बात को नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको हर एक बात समझ में आया है। और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस क्लासेस को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।